अब नेक्स्ट बात मैं जो बताना चाह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की जान है। जान है तो समझना बहुत जरूरी हो जाएगा। वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन दोनों के थ्रू होता है। अब डिपेंड करता है ये सब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, और वाटर का एब्जॉर्प्शन हमेशा पैसिव एब्जॉर्प्शन से होता है। अब ये पैसिव और एक्टिव क्या बता दिया मैंने, सॉरी, एक्टिव और पैसिव क्या हो गया। एक्टिव और पैसिव में एक ही डिफरेंस रहता है जो होता है एटीपी का, एनर्जी करेंसी का। एनर्जी करेंसी कहाँ से बनी, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस बनी। तो जब फोटोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी करेंसी बन चुकी है, तो अगर सॉइल मिनरल्स, सॉइल सॉल्यूशन में मिनरल्स है, मिनरल्स के लिए रूट है, उन मिनरल्स में आयंस है, उन आयंस को अंदर खींचना पड़ेगा, रूट हेयर के थ्रू अंदर खींचना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वाटर तो ऑस्मोसिस के थ्रू ऑलरेडी अंदर जा सकता है। वाटर को कोई फोर्स नहीं चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए, अंदर घुसने के लिए। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के थ्रू वाटर आराम से मूव कर सकता है, लेकिन मिनरल्स आयंस नहीं कर सकते हैं। तो आयंस को खींचना पड़ता है, खींचना पड़ने के लिए एक्टिवली एटीपी रिड्यूस करने पड़ते हैं। जैसे ही एटीपी टूटता है, एक एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी के थ्रू आयंस को अंदर खींचना पड़ता है। आयंस अंदर खींच जाते हैं तो वाटर तो अपने आप आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन बोल दिया। कई बार पैसिवली भी हो सकता है। पैसिवली मतलब कोई जरूरत नहीं है, जैसे वाटर मूव कर रहा है वैसे आयंस भी मूव कर जाएंगे, ये भी मैं आगे बताऊंगी। और वाटर हमेशा पैसिवली मूव करता है। समझ में आई बात। चलो अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग। एक नया टॉपिक है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। दो थ्योरीज दी हुई है। अब बच्चा जो मैंने भी एसेंट ऑफ सेप बताया था, तो उसमें जो मैंने डायग्राम बनाया था ना, कि पहले रूट हेयर से वो जाएगा एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, देन इट विल मूव टू एंडोडर्मिस, देन फ्लोएम, देन जाइलम, देन ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। तो एक रूट सिस्टम बन गया पूरा। उस रूट सिस्टम को बोलते हैं लेटरल ट्रांसपोर्टेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, लेटरल ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म आप अपने नोट्स में एनसीईआरटी से अगर पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो लेटरल ट्रांसपोर्टेशन। एसेंट ऑफ सेप से नहीं पूछ सकते तो लेटरल ट्रांसपोर्टेशन से पूछ सकते हैं आपको कि क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं पढ़ाती हूँ आपको। दो थ्योरीज दी हुई है, एक मिनट। दो थ्योरीज दी हुई है आपकी, थ्योरीज। फर्स्ट थ्योरी है रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी एंड सेकंड वन इज ट्रांसपिरेशन पुल कोहेजन टेंशन थ्योरी। ठीक है, बहुत बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, और बहुत इजी है। एक लेवल पे तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, बस एक थ्योरी के नाम पे कि इसकी ये थ्योरी, इसकी ये थ्योरी है, मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। पहला रहता है रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी को एक चेंज कर लेती हूँ। हाँ,
ये अपना प्लांट है, ये अपना रूट है, ये रूट हेयर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सॉल्यूशन मौजूद है बेटा, जो अभी अभी मैंने डिस्क्राइब किया था सॉल्यूशन, जो वाटर प्लस मिनरल्स का था कि नहीं था? था। और यहाँ पे भी कोई सॉल्यूशन होगा जो वाटर प्लस मिनरल्स का होगा, और यहाँ पे भी होगा, हर जगह होगा ना। जो सोल सॉल्यूशन में जो है वाटर प्लस मिनरल्स, वही सॉल्यूशन रूट में भी होगा, ठीक है। बस कंसंट्रेशन में गड़बड़ी होगी। गड़बड़ी कैसे होगी कि सॉइल सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है आयंस की वो और पानी की, वो दोनों ज्यादा होगी रादर देन रूट सिस्टम। तो जो यहाँ पे जो मिनरल्स है, मिनरल्स के अंदर आयंस भी है, इन आयंस को अंदर धकेला जाएगा। धकेला तो क्या जाएगा, पुल किया जाएगा। पानी मिट्टी तो धकेल नहीं सकती, रूट है, जो रूट हेयर्स के थ्रू आयंस को एब्जॉर्ब किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं, जो फर्स्ट प्रोसेस हुई, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। अब सेकंड क्या होगा, जब यहाँ पे आयंस घुसते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे मिट्टी से, तो यहाँ पे आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ से वाटर उठ के अंदर चला जाएगा विद द प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ एंडोऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस पढ़ाया था मैंने, तो ऑस्मोसिस दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, और एक होता है एंडोऑस्मोसिस। The process of the movement of molecule with the help of permeable membrane along the concentration gradient inside the cell, that is called एंडोऑस्मोसिस। मतलब किसी सेल के अंदर पानी का घुस जाना, एंडोऑस्मोसिस। अब मैं अच्छे से समझाती हूँ आपको। अपन एक किशमिश खाई है, किशमिश को अपन पानी में छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए, क्या करती है, वो फूल जाती है। किस वजह से फूल जाती है, क्योंकि उसके अंदर पानी चला जाता है, इसलिए फूल जाती है वो पानी पी के। तो वो प्रोसेस कहलाती है एंडोऑस्मोसिस। और जो किशमिश की आउटर लेयर है ना, वो होती है उसके लिए परमिएबल मेम्ब्रेन। अब उसी तरीके से एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, अंगूर खाते हैं अपन, अंगूर को अपन अगर शुगर के घोल में डाल दें, ठीक है, शुगर कंसंट्रेटेड होता है चीनी के साथ में, तो कंसंट्रेशन शुगर में अगर डाल दे उसके अंदर पानी के घोल में, तो 1 घंटे के बाद अपन 2 घंटे के बाद अपन देखेंगे जो अंगूर होगा या तो फट चुका होगा, या फिर वो सुकुड़ के एक जगह किशमिश की तरह चुप करके बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, अंगूर के अंदर जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन लो है पानी की, रादर देन इनसाइड द ग्रेप, ठीक है, ग्रेप के अंदर ज्यादा है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो वो बाहर मूव कर जाएगा। वो एक्सोऑस्मोसिस का पार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ, अगर आयंस अंदर चले गए, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस यहाँ ज्यादा हो गया रादर देन सॉइल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे जब वाटर अंदर मूव कर जाएगा, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं? हाँ बोलेंगे। तो जो दूसरा होगा शिफ्टिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, शिफ्टिंग ऑफ वाटर molecules with the help of एंडोऑस्मोसिस। बच्चा आपके बुक में इतने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, आप ये एक बार वापस आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ये सब चीजें नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी के अंदर, अपने नोट्स में जहाँ पे भी बनाते हो। यकीन मानो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में इतना भी ड्रॉ करके आ गए, लिखा नहीं कुछ भी, तो भी ये 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है आपको। समझ रहे हो? क्योंकि ये फ्लो चार्ट कर देना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे का माइंड पढ़ने के लिए। एग्जामिनर बहुत चतुर होता है, वो आप जितने
पेजेस भरते हो वो उसके रिगार्डिंग मार्क्स नहीं देता है, वो आपके माइंड के रिगार्डिंग मार्क्स देता है कि बच्चा एक क्वेश्चन को हैंडल कैसे कर पा रहा है। तो हैंडलिंग पावर आती है फ्लो चार्ट से, करके देखो आपको खुद को समझ में आएगा। और मैं नेक्स्ट जो जितनी भी क्लासेस दूंगी आपको समझ में आएगा कि मैडम हर टॉपिक को फ्लो चार्ट से समझाती है, आपकी खुद की आदत बन जाएगी। लेकिन शुरुआत तो करो, और शुरुआत करो इसी चैप्टर से, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। हुआ, अब पानी भी अंदर चला गया तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली मिनरल्स और पानी दोनों चले गए अंदर। अब अंदर चले गए, अंदर जाने के बाद में जब ये जाइलम तक पहुंचे, जाइलम तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे जाइलम तक? एसेंट ऑफ सेल से, मैंने बताया था रूट हेयर से एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, उसके थ्रू वहां तक पहुंच के फिर ट्रेकिट्स और वेसल्स का काम शुरू हो जाता है जो उसको ऊपर तक ले जाता है। अब एक चीज आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि जो रूट प्रेशर थ्योरी है वो स्मॉल साइज के ट्रीज होते हैं ना, स्मॉल साइज के जैसे हर्ब्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उन तक ही लागू होता है। और ये जो प्रोसेस होती है वो नाइट में ज्यादा होती है रादर देन डे टाइम। ये दोनों चीज आपके लिए मेंशन की हुई है और दोनों चीज से ही बहुत अच्छे क्वेश्चन पुट हो जाते हैं एग्जाम में, एक एक मार्क्स के। रूट प्रेशर थ्योरी इज एप्लीकेबल इन द टाइम ऑफ नाइट पीरियड, डे पीरियड, बोथ पीरियड, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट पीरियड। नाइट पीरियड में क्यों? क्योंकि नाइट में सन तो नहीं आता, सनलाइट नहीं मिलती, सनलाइट नहीं मिलती तो हीट नहीं मिलेगी, हीट नहीं मिलेगी तो पानी का एवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो रूट्स में कम प्रेशर बनेगा टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल सॉल्यूशन। समझ रहे हो? ठीक है, तो नाइट में बहुत अच्छे से ये प्रोसेस हो पाएगी। क्यों हो पाएगी? क्योंकि इनके पास केवल जाइलम ही तो है, छोटे प्लांट्स है उनको केवल जाइलम ही तो है, जाइलम में भी छोटे प्लांट्स में सिर्फ ट्रेकिड्स थी। मैंने बताया था ट्रेकिड्स प्लस वेसल्स तो एंजियोस्पर्म्स में होती है, केवल ट्रेकिड्स होती है जिम्नोस्पर्म तक। और जो मैं जिन छोटे प्लांट्स की मैं बात कर रही हूँ वो बेटा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इनमें तो वेस्कुलर टिश्यू जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, केवल ट्रेकिड्स तक ही हो जाता है, उनमें पैरेन्काइमा फाइबर्स होते हैं। तो मतलब इतना डिफरेंशिएशन नहीं होता है वेस्कुलर सिस्टम का, तो फिर इतना फेवरेबल भी नहीं होता है डे टाइम का लोड वो सहन कर सके, ट्रांसपिरेशन का लोड सहन कर सके। समझ में आया इसका रीजन कि नाइट में क्यों होता है? नाइट में सनलाइट नहीं मिलने की वजह से ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता, तो ट्रांसपिरेशन की वजह से टेंशन बनती जाती है, वो जीरो हो जाती है, वो जीरो होने की वजह से रूट प्रेशर बहुत अच्छे से अपना काम कर पाता है। ठीक है, समझ में आई बात? ये अपना हो गया रूट प्रेशर थ्योरी। लिख लीजिए। अब मैं बताती हूँ आपको ट्रांसपिरेशन, पुल, कोहेजन, टेंशन थ्योरी। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। हाँ, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। मैं एक नॉर्मली प्लांट बना देती हूँ। बच्चे सोचेंगे आज तो मैं बड़ा ही अजीब सा प्लांट बना रही हूँ। कोई बात नहीं, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपन ड्राइंग क्लास में ये रूट्स है, ठीक है, रूट है। अब मैं एक चीज बता रही हूँ, जैसे पूरा प्लांट एक सेल से बना हुआ होता है, सेल्स टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू पूरा ऑर्गेनिक ऑर्गन सिस्टम बनाता है, तो सेल से शुरुआत होती है। तो यहाँ पे लीव्स भी सेल्स की बनी हुई होगी, छोटी छोटी छोटी। तो उन छोटी छोटी को माइक्रोस्कोपिक तरीके से मैं बड़े में बता देती हूँ आपको। जैसे ये मैंने एक पूरा सेक्शन बता रही हूँ सेल का, जो नीचे तक रूट हेयर तक जाएगा, ठीक है, बता दिया। अब बच्चा यहाँ पे ना वाटर होएगा कि नहीं? सब में होएगा वाटर। सारी सेल 90% तो पानी की बनी हुई होती है, चाहे वो प्लांट की ले लो, चाहे अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म की ले लो। 90% तो अपन पानी से बने हुए हैं, तो पानी है सारी सेल्स में, ठीक है। अब इसको मिली सनलाइट, यहां से मिली सनलाइट, वो भी हाई इंटेंसिटी की सनलाइट, ठीक है। सनलाइट जैसे मिली तो ये पानी एवोपरेट हो जाएगा ऊपर से। तो इस एवोपरेशन को अपन प्लांट फिजियोलॉजी के पोर्शन में क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन।
तो यहाँ पे ट्रांसपीरेशन हो जाएगा। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अब एरियल पार्ट बोला है मैंने सिर्फ लीव्स नहीं बोला है, मैंने एरियल पार्ट बोला है। अगर लीव्स बोलती तो गलत हो जाता। हाँ 90% लीव से होता है बट 100% लीव से होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। एरियल पार्ट में अपना स्टेम भी आ जाता है, एरियल पार्ट में अपने स्टोमेटास भी आ जाते हैं जो स्टेम पर भी होते हैं, जो लीव्स पे भी होते हैं, और एरियल पार्ट में अपना लीव्स भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन अपन नॉर्मली 90% अगर किसी के लिए कंसिडर करें तो वो लीव्स होती है। तो द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट दैट्स कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ पे ट्रांसपीरेशन हो गया। अब यहाँ वाला वाटर अगर ऊपर चला गया तो इसमें टेंशन क्रिएट हो गई, टेंशन प्लस वैकेंसी दोनों क्रिएट हो गई, टेंशन भी क्रिएट हो गई, वैकेंसी भी क्रिएट हो गई। तो फिर इसका भरपाई नीचे वाली सेल कर देती है। ऐसे भी इसके टेंशन हो वैकेंसी की भरपाई ये कर देता है, ऐसे ये कर देता है और ऐसे ये कर देता है। ऐसे ऐसे एक जो पुल बन गया, पुल मतलब खींचना, अपने आप से खिंचाव पैदा हो गया, पूरी सेल में अपने आप से खिंचाव पैदा हो गया। अब जब मैं बोल रही हूँ कि ये सिर्फ एक सेल का मैंने बताया आपको, ये पूरे सिस्टम में पूरे प्लांट में ये चीज जनरेट हो जाएगी, तो एक तरीके का टेंशन जनरेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे टेंशन बोला है मैंने। कोहेजन क्यों बोला है? कोहेजन होता है एक ही तरीके के मॉलिक्यूल और दो एक ही तरीके के मॉलिक्यूल, मतलब वाटर मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज मतलब दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, तो उस चीज को बोलेंगे कोहेजन। एक होता है एडहेजन, एडहेजन में दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये टेंशन जो क्रिएट हुई है इसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल को अंदर से नीचे से रूट से एक सिस्टम, एक ट्रांसपीरेशन कोहेजन प्रेशर मिलेगा, जिसके थ्रू एक प्रेशर के थ्रू वो पूरा रूट सिस्टम से पानी और मिनरल्स दोनों को एब्जॉर्ब करेगा। अब इस चीज के लिए कौन कौन से फोर्स एप्लीकेबल हुए यहाँ पे? एक तो हुआ कोहेजन फोर्स एंड दूसरा हुआ ट्रांसपीरेशन पुल। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब मुझे आप बताओ कि ट्रांसपीरेशन पुल, कोहेजन, टेंशन थ्योरी और रूट प्रेशर थ्योरी दोनों में से टॉल ट्रीज के लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा? जो टॉल ट्रीज होती है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, दैट्स कॉल्ड स्पर्मेटोफाइटास, तो उनके लिए कौन सी थ्योरी ज्यादा एप्लीकेबल होती है? रूट प्रेशर थ्योरी नहीं होती है। मैंने अभी रीजन बताया उसका कि इतना प्रेशर जनरेट हो ही नहीं पाता है कि टॉप तक, टिप तक वो सेम सॉल्यूशन को पहुंचा सके, ट्रांसपोर्ट कर सके, क्योंकि वहां सिर्फ जाइलम के छोटे छोटे टिश्यूज काम कर रहे हैं, छोटे छोटे सेल्स काम कर रहे हैं, वहां पे ट्रैकेट्स एंड वेसल्स डेवलपिंग फॉर्म में है ही नहीं। यहाँ है तो एक बहुत अच्छा रूट सिस्टम, बहुत अच्छा स्टेम सिस्टम, बहुत अच्छा लीफ सिस्टम काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ट्रांसपीरेशन पुल काम कर रहा है। ट्रांसपीरेशन पुल एक्टिवली सब कुछ खींच लेगा, एक्टिवली वो खींचेगा और पैसिवली वो दोनों चीजें ऊपर तक चढ़ जाएगी। समझ में आया बेटा? ये दोनों चीज ड्रॉ कर लो, बहुत ही, अगर ये क्वेश्चन में आता है तो ये चीज ड्रॉ कर दोगे, ड्रॉ करके छोड़ दोगे, उसमें भी आप पूरे मार्क्स ले लोगे। अब ट्रांसपीरेशन जो मैंने बताया था उसकी मैंने डेफिनेशन तो आपको बता दी, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। ट्रांसपीरेशन के फंक्शंस क्या होते हैं? आपकी बुक में दो बहुत अच्छे फंक्शंस मेंशन किए हुए हैं ट्रांसपीरेशन के। क्या होते हैं? क्या होता है? एक पहला फंक्शन होता है टेम्परेचर रेगुलेशन। ट्रांसपीरेशन के फंक्शन में होता है टेम्परेचर रेगुलेशन। समझ में आ रही है बात? है कि नहीं? टेम्परेचर रेगुलेशन क्या करेगा? टेम्परेचर रेगुलेशन से ये होगा, जब यहाँ पे सनलाइट गिरेगी, सनलाइट गिरने से सबसे पहले यहाँ पे पानी आएगा, उसके बाद इवेपोरेट होगा ना, तो यहाँ पे पूरा पानी बाहर आ जाएगा लीफ से। तो यहाँ पे ये
डिस्ट्रॉइंग ऑफ टिश्यूज फ्रॉम द हीट, इस चीज को वो रेस्ट्रिक्ट कर देगा। समझ रहे हो? बर्निंग ऑफ टिश्यू ड्यू टू द हीट। बर्निंग ऑफ टिश्यू हो सकता है ना, जैसे अपन बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो समर कोट अम्ब्रेला उम्ब्रेला सब कुछ लेके निकलते हैं। जिस दिन लेके नहीं निकले अपन, अगर 2 घंटे घूम लिए मार्केट में, तो अपन शाम को जाएंगे सनबर्न हो जाएगा पूरी बॉडी पे, लगेगा। मुझे तो होता है बेटा, मुझे रेशेस हो जाते हैं, सनबर्न हो जाता है। किस वजह से हो जाता है? क्योंकि अपन कोई कोटिंग लेके नहीं चल रहे हैं ना पानी की, कि पानी की वजह से अपन को ठंडा ठंडा महसूस करवाए, कूलेंट की तरह नहीं होता है ना। तो एक एज ए कूलेंट की तरह काम करता है ट्रांसपीरेशन प्लांट के लिए, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ टिश्यू ड्यू टू द हीट, ये चीज नहीं हो पाती है। ट्रांसपीरेशन रेगुलेशन का बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा तो मैंने बताया ही है कि ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो नीचे एक पुल नहीं बनेगा, जिसकी वजह से अपन को एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब बेटा मैं एक टर्म्स बताती हूँ, एक दो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पहली टर्म्स बता देती हूँ, फोटोमीटर। फोटोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रांसपीरेशन रेट को नापता है। The instrument which measure the transpiration rate, that's called photometer. दूसरा टर्म है गटेशन। The loss of water from the leaves or uninjured part of the plant in the form of water molecules, water droplets। क्या बताया? वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में पानी का अनइंजर्ड पार्ट, मतलब कोई इंजरी नहीं हुई है किसी प्लांट को, या फिर लीव से बाहर निकलना, गटेशन कहलाता है। गटेशन किसकी वजह से होता है? गटेशन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है इस पूरे चैप्टर से, वो एक पैटर्न क्वेश्चन ये है, गटेशन के कारण का, गटेशन होने का कारण होता है, गटेशन इज अकर्स ड्यू टू रूट प्रेशर। रूट प्रेशर जनरेट, हाईली रूट प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। तो ऊपर जितना ही पानी जाएगा, ऊपर पानी जाएगा तो एक्सेस में पानी आ जाएगा, और ठीक है उसको सनलाइट नहीं मिली, ठीक है बारिश के दिन चल रहे हैं, सनलाइट नहीं मिल रही है, तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, तो फिर उस पानी को वो बाहर कैसे निकालेगा? बाहर नहीं निकालेगा तो फिर इसके आगे की प्रोसेस में दिक्कत करेगा ना। आगे की प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, रेगुलेटरी सिस्टम्स, हार्मोन्स, सब में दिक्कत करेगा। तो उस पानी को वो वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू निकालेगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं ना, कई बार ना बारिश नहीं हुई भी होती है, सर्दी के मौसम होते हैं, बाहर बारिश नहीं भी हुई, तो फिर भी लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पानी की बूंदें होती है। अब ये मत बोलना मैम वो ओस होती है, ओस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ओस के अलावा भी होती है, कभी नोटिस करना, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पढ़ाती हूँ एक टर्म आपको, विल्टिंग। एक प्रोसेस है विल्टिंग और एक टर्म है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग, कट लग गया, खून निकल गया, दैट्स कॉल्ड ब्लीडिंग। अब प्लांट के कट लग गया, खून उसमें है नहीं, खून की जगह उसमें पानी है, पानी निकल गया, दैट्स कॉल्ड ब्लीडिंग। विल्टिंग, विल्टिंग मतलब मुरझाना। अगर रूट प्रेशर से एब्जॉर्प्शन, इफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज ग्रेटर देन ट्रांसपीरेशन रेट, मतलब ट्रांसपीरेशन रेट अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल से ज्यादा हो रहा है, तो जितना पानी मिल रहा है उससे अगर डबल फॉर्म में ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर निकल रहा है, तो जो एरियल पार्ट है, लीव्स और फ्लावर, ये सब मुरझा जाते हैं। ये तो अपन राजस्थान में देखते हैं, नॉर्थ इंडिया में तो सबसे ज्यादा सूखा पड़ रहा है, तो राजस्थानी लोगों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है इस विल्टिंग प्रोसेस को समझना। और विल्टिंग प्रोसेस होती किस वजह से है, बस ये जान लो, इफ द ट्रांसपीरेशन रेट इज हाई rather than absorption of soil water and minerals, then wilting occurs, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब लास्ट टॉपिक है, फिर अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बताती हूँ लास्ट क्या है। जाइलम हो गया, जाइलम में अपने दोनों चीजें पढ़ ली, लास्ट अपना है फ्लोएम का। जितना फ्लोएम का जो ट्रांसफर होता है ना, transfer of phloem from one body part to another body part, that's called translocation. Translocation
ट्रांसलोकेशन बोलते हैं फ्लोएम के थ्रू फूड मटेरियल का बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव होना, द मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट, दैट्स कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको मैकेनिज्म बताती हूँ बेटा। मैकेनिज्म बताने के लिए बताती हूँ मैं, जैसे ये एक स्टेम है, ये एक स्टेम है अपना, थोड़ा सा वाइड बना देती हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी समझने में। अब ट्रांसलोकेशन किसका होगा? फूड मतलब सुक्रोज पार्ट। सुक्रोज ही तो है जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक फॉर्म है जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनेगा। फूड के लिए सुक्रोज अमाइनो एसिड दोनों के लिए ट्रांसलोकेशन टर्म को अपन यूज करते हैं। ठीक है, अब ये अपना है, ये प्लांट का है ग्रीन पार्ट। ग्रीन पार्ट क्यों जरूरी होता है? ग्रीन पार्ट होगा बच्चे तभी तो फूड जनरेट हो पाएगा। प्रोडक्शन ऑफ फूड कहाँ होता है? ग्रीन पार्ट में होता है। अब यहाँ फूड बन गया, फूड है जिसको अपन सुक्रोज बोलेंगे। ठीक है, अब बात शुरू होती है अपनी दूसरी। अब ये ग्रीन पार्ट है तो मैं यहाँ पे आपको नॉन ग्रीन पार्ट बता देती हूँ। नॉन ग्रीन पार्ट मतलब रूट सिस्टम। ठीक है, अब एक चीज शुरू होती है, फूड को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अंदर खींचा जाता है, या फिर बोल सकते हैं अंदर धकेला जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मतलब यहाँ पे एटीपी खर्च हो रहा है, तो यहाँ पे फिर सुक्रोज, ये टिश्यू है बेटा, ये फ्लोएम है और इधर ये जाइलम है। ये होता है एक स्टेम के अंदर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, देन फ्लोएम, देन जाइलम। ठीक है, तो यहाँ पे जब फूड यहाँ आएगा, ये इस फ्लोएम के अंदर आएगा, तो यहाँ पे फ्लोएम में सारे सुक्रोज हो जाएंगे। सुक्रोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अगर एक्टिवली यहाँ पे धकेला जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे अगर सुक्रोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाइलम क्या करता है? पानी को ही तो लेके आता है, तो पानी को वो इस तरफ धकेल देगा। तो यहाँ पे आप अल्टीमेटली सुक्रोज और वाटर दोनों का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो ये एक हाई प्रेशर जोन बन गया हाई प्रेशर जोन बन गया। हाई प्रेशर जोन ये बन गया, तो ये इधर वाला जो है वो लो प्रेशर जोन रह गया। ठीक है, ये हाई प्रेशर जोन है, ये लो प्रेशर जोन है। अगर यहाँ पे पूरा सुक्रोज और वाटर दोनों की कंसंट्रेशन हो गई तो अब जो ये चीज है ये बंद तो गया। अब इसके ऊपर वाले पार्ट में भी लो प्रेशर रहेगा, इसके नीचे वाले पार्ट में भी लो प्रेशर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो लीव्स से सीधे फ्लोएम में आया है। ये वाले फ्लोएम ब्रैकेट्स में ही, सीड ट्यूब्स में, कंपेनियन सेल्स में ही रहेगा। तो ये ऊपर भी है और ये नीचे भी कनेक्टेड है, तो ये along the concentration gradient with the help of diffusion ये चीज यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ ट्रांसफर मतलब ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस अपनी कहलाती है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो इसमें कौन कौन सा पार्ट हुआ? इसमें लिखने के लिए मैं पेन चेंज करती हूँ। फर्स्ट प्रोसेस हुई इसमें, उधर लिखूंगी नहीं उधर मैं, चल इनको मिटाती हूँ मैं। पहला हुआ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सुक्रोज। फिर दूसरा हुआ पैसिव क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जाइलम ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल से भरा हुआ होता है, तो वो पैसिवली ही फॉर्म करेगा, पैसिवली ही ट्रांसफर करेगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम।
तीसरा क्या होगा? हाई प्रेशर जनरेशन। फिर लास्ट क्या होगा? लास्ट होगा मूवमेंट ऑफ सुक्रोज एज वेल एज वाटर टू हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। आई थिंक ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चा। ये सब डिस्क्रिप्शन नहीं है एग्जाम आपके एनसीईआरटी बुक में, लेकिन आपको ये चीज़ें इस फॉर्म में लिख लोगे तो आपको ये दोबारा सिर्फ रिवीजन में देखना पड़ेगा, आपको नहीं देखना पड़ेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन, ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके यूनिट का लिविंग प्रोसेस का 6 नंबर का चैप्टर जो है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट, वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ आऊंगी। अगर इस चैप्टर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरीज होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो। मैं एक अनदर लेवल पे आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड लक, बाय।